नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएससी यानी पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। एक बार फिर लोकसभा चुनावों के पहले हम आपके सामने लेकर आए हैं नंबर्स के नजरिए से लोकप्रियता की कहानी क्या कह रही है जनता, ये भी समझने के लिए कि पिछले चुनाव में कौन कहां पर था और लोकप्रियता में किसके आ रही है उछाल, कहां आ रही है गिरावट, कहां पर कौन किसका साथ लेता हुआ या फिर छोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। खास ये चर्चा तो बिहार के नजरिए से करने की है और इसीलिए आज हम बिहार के नंबर्स आपके सामने रखने वाले हैं, क्योंकि देखिए जिस बिहार में सबसे पहले इंडिया गठबंधन की पटना में सबसे बड़ी बैठक हुई थी उसमें मुख्य सूत्रधार नीतीश कुमार ही निकल गए, इंडिया गठबंधन से एनडीए में आ गए। अब दूसरी तरफ एक के बाद एक पार्टियां इधर से उधर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। किसको मिल रही है टिकटें, कौन रह जा रहा है पीछे, ये सब समझने की कोशिश करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे। सुरेंद्र राजपूत जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चार खास मेहमान यहां पर हमारे साथ हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे। सत्यप्रकाश मिश्रा, नेता जेडीयू के, प्रोफेसर नवल किशोर जी, प्रवक्ता आरजेडी के, संजय सराफ साहब जो कि प्रवक्ता हैं राव आपके पास, आपके क्या आरएलजेपी, ये बड़े दुखी हैं। नहीं, क्या बताएं आपको। अब वो जो चिराग पासवान, रामविलास गुड़ जो एलजेपी का है वो बताया जा रहा है टिकटें ले ले, तो फिर ऐसे में आप समझ ही रहे होंगे, लेकिन दिल पर पत्थर रखकर आए हैं और मोर्चा ये थामेंगे पशुपति पारस की तरह से। हमारे साथ प्रोफेसर संजय कुमार, को डायरेक्टर लोक नीति सीएसडीएस के, सिपोलॉजिस्ट, जिनके कई नंबर्स के जरिए हम तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। इन सब से चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ नंबर्स आपके सामने रखते हैं। 2019 के चुनावों में क्या हुआ था, क्या कहती है तस्वीर 2019 लोकसभा चुनाव की बिहार के नजरिए से। आखिर क्यों नीतीश कुमार बने बीजेपी की मजबूरी। वजह है 2019 में वो समीकरण जो उन्होंने साधा था जेडीयू के साथ गठबंधन करके, और इसीलिए उसी जादू को एक बार फिर से दोहराने के लिए, बावजूद इसके कि मतलब आप कह सकते हैं कटुता इससे ज्यादा नहीं हो सकती रिश्तों में जो नीतीश कुमार के हो सकती के साथ थी, लेकिन बावजूद इसके साथ फिर से दोनों का बन गया है। तो सबसे पहले 2019 के नतीजे आपके सामने रखते हैं। एनडीए की तरफ से अगर आप देखें तो 17 सीटों पर बीजेपी लड़ी थी और 17 की 17 सीटें जीत गई थी। जेडीयू जो एक सीट हारी थी, ये देखिए 17 में वो लड़े थे 16 सीटें। एलजेपी उस वक्त 6 से 6 यानी 6 सीटों पर उनको टिकट दिया गया था, 6 सीट डर गए थे। आरजेडी अपना खाता नहीं खोल पाई थी और कांग्रेस का एक है। तो 16 सीटों पर लड़ने वाली आरजेडी का क्या हाल हुआ था 2019 के चुनाव में, कैसे बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन बहुत मजबूत साबित हुआ था और एक मोदी की लहर वहां पर देखी गई थी। इसीलिए 18 सीटों पर लड़ने वाले आरजेडी को 0 सीटें मिली थी और 8 सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल पाई थी। वहीं आरएलएसपी साथ में थे उस वक्त महागठबंधन में, जीतन राम मांझी की पार्टी एचएएम भी उनके साथ थी। 3 सीटों पर लड़े थे, लेकिन सबका 0/सन्नाटा मामला रहा था। वीआईपी वो भी 3 सीटों पर लड़े थे, लेकिन 0 सीटें उनकी आई थी। 2019 में जल्दी से अब आपको वोट शेयर बता देते हैं, क्योंकि वोट शेयर के नजरिए से भी अगर आप देखें तो एनडीए में 24%, बीजेपी को 22%, जेडीयू को, एलजेपी को 8%, यानी इन सबको जोड़ लीजिए तो आप समझ रहे हैं कितना बड़ा चंक उधर चला गया था। आरजेडी 16% वोट लाते हुए भी 1 सीट नहीं जीत पाई थी। यानी ऐसा नहीं है कि वोट प्रतिशत में अगर आप देखें तो आरजेडी बहुत पीछे रह गई थी। 16% उनके वोट्स आए थे, लेकिन सीट में कन्वर्ट नहीं हुआ। वहीं कांग्रेस 8% वोटों के साथ 1 सीट ला पाई थी। 4% आप देख रहे हैं आरएलएसपी, एचएएम को 2%, 2% ही वीआईपी को भी मिली थी। बिहार का जो जातीय समीकरण है जल्दी से आपको बता देते हैं, क्योंकि जाति कोई इनकार करे, हाँ करे ना करे, लेकिन बहुत बड़ा फैक्टर है बिहार के पॉलिटिक्स में, कम से कम बिहार यूपी में। वहीं पर अगर आप देखें तो सामान्य 16%, ओबीसी 27%, ईबीसी 36% वहां पर है, दलित वहां पर 19% है, आदिवासी वहां पर 2% है। बिहार का जो जातीय समीकरण है उसमें अगर हम आपको दिखाएं तो यादव लगभग 14% हैं और इसीलिए बार बार कहा जाता है एमवाई फैक्टर आरजेडी के लिए बहुत लंबे वक्त तक वहां पर काम किया था, और जो सोशल इंजीनियरिंग एक्सट्रीमली बैकवर्ड का नीतीश कुमार ने किया वो उनको आरजेडी को एक वक्त पर परास्त करने में बहुत बड़ा फैक्टर साबित हुआ था। तो वहां पर 14% यादव है, कुर्मी लगभग 3% है, कुशवाहा 4,
बनिया 2%, ब्राह्मण 4%, भूमिहार 3%, राजपूत 4%, मुसहर 3%, मल्लाह 3% और मुस्लिम 17%। तो यही बार बार बीजेपी कहती थी और तो जो अन्य पार्टियां हैं कि ये जो यादव 14% और 17% मुस्लिम है, इन दोनों को जोड़कर एमवाई समीकरण को साधकर आरजेडी लंबे वक्त तक बिहार में राज करती रही। अब बिहार में किसके साथ कौन सी जाति है, ये लोकनीति सीएसडीएस के सर्वे के मुताबिक, यानी संजय कुमार जी ये समझाएंगे कि ये आंकड़े क्या कह रहे हैं, उन्हीं के ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सर्वे में ये है। 2019 में जो अगड़े हैं वो 5% यूपीए की तरफ गए और 65% एनडीए की तरफ, जबकि अन्य की तरफ 30%। यादवों पर आइए तो 55% यूपीए की तरफ गए, 21% एनडीए की तरफ गए। ये बहुत मैटर करता है। वहीं अगर आप विधानसभा चुनाएंगे देखेंगे तो ऐसा ट्रेंड नहीं रहता है, यानी इतनी तादाद में यादव शायद एनडीए को वोट नहीं देते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में वो बीजेपी की तरफ, एनडीए की तरफ उनका रुझान दिखा है। 21% उनको वोट आए, वहीं 24% अन्य की तरफ। कोयरी कुर्मी 7% यूपीए और जो ये गढ़ माना जाता है नीतीश कुमार का, वहां पर 70% एनडीए को वोट गया, 23% अन्य को। अन्य ओबीसी जो है वो 9% गए यूपीए की तरफ, तो 76% एनडीए की तरफ। ये वाला एनडीए कौन सा है? बीजेपी जेडीयू एलजेपी वाला गठबंधन है एनडीए का, याद रखिएगा, जो फिर से पुनः बन गया है। दलित 5% अगर यूपीए की तरफ गए तो 76%। ये भी बहुत बड़ा फैक्टर रहा था, जिसको आप कह सकते हैं क्लीन स्वीप एनडीए के लिए वहां पर हुआ था। 19% अन्य को। मुस्लिम पलट जाता है मामला, 77% यूपीए की तरफ, एनडीए की तरफ 6%, 17% अन्य की तरफ। अब बिहार में किसके साथ कौन सी जाति है, तो आरजेडी प्लस को हम आपको जल्दी से दिखा दे रहे हैं। ये ट्रैकर के जरिए आप समझ जाएंगे। जो कुल वोट शेयर है उसमें 44%, फिर 2009 आते आते 25% और 2014 में लगभग 30%। अगला आइए, अगले का अगर हम आपको दिखाएं, 25 से 10 पर आते हैं और 10 से फिर 6 पे फिसल जाते हैं। ये भी लोकनीति सीएसडीएस का है। और ये ईबीसी पर आइए, इसके बाद ओबीसी देख लीजिए, 50 से 44 और 44 के बाद 49, 49, ईबीसी 38, 14, 10, फिसलता जा रहा है मामला। वहीं दलित पर आइए, फिर फिसलेगा मामला जबरदस्त, 44 से नीचे 11 पर पहुंच गए 2019 आते आते। मुस्लिम लेकिन आप कह सकते हैं बाय एंड लार्ज इंटैक्ट है, 74%, 30%, 68%। ये हम आपको नंबर्स दिखा रहे हैं। बिहार में किसके साथ कौन सी जाति में, आरजेडी प्लस में, ये 3 फैक्टर्स हैं। और इसके बाद एनडीए पर सीधा आ जाइए, जो 8 नंबर का ग्राफिक्स है, जल्दी से सीधा आ जाइए 8 नंबर के ग्राफिक्स में एनडीए का पक्ष दिखाते हुए। ये देखिए, कुल जो वोट शेयर है 36 से 37, लगभग 38 पे, और उसके बाद से लगभग 39 पर पहुंच गया। अगड़े 63, 60, 77, ये देखिए बढ़ता जा रहा है, 63, 60, 77 अगड़े। अगले पर आइए, ओबीसी 38 से 32, 32 से 21। ये 2014 की हम बात कर रहे हैं, 19 की नहीं, 19 के नंबर्स हमने आपको पहले दिखा दिए। उसके बाद से ईबीसी पर आइए, ईबीसी 36 से 56 और फिर 52, गिरावट है। वहीं अगर आप दलित पर जाइए, 30%, उसके बाद 29, फिर 43। नीतीश एनडीए में उस वक्त नहीं थे, ये याद रखिए, 2014 की जब बात हो रही है। और यही शायद मजबूरी है बीजेपी की, जिसकी वजह से नीतीश कुमार, क्योंकि 14 के नंबर्स ये बता रहे हैं कि जब नीतीश कुमार का साथ नहीं था तो उस अनुपात में ना ओबीसी ना ईबीसी, अगड़े तो थे 77% साथ, लेकिन ना ओबीसी ना ईबीसी ना दलित उनके साथ रहे। 40-50 के आसपास जो आंकड़ा इनका रहा, वो जब 19 में साथ आए तो 70 प्लस पर पहुंच गया। ये बताता है कि क्यों नीतीश कुमार बीजेपी की मजबूरी है जब बात लोकसभा चुनाव की होती है। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आइए जल्दी से आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाएं। चुनावी तारीखों का शंखनाद हो चुका है, प्रचार की पेटी बंध चुकी है। अब लोकतंत्र के सबसे बड़े रण में विजय का प्रण पूरा करने की तैयारी शुरू हो गई है। बिहार में भी 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव होंगे, यानी कि 7 दिन बिहार की 40 सीटों को हिस्सों में बांटकर मतदान होगा। बिहार में 19 अप्रैल को पहले दौर का और 1 जून को 7वें दौर का मतदान है। वक्त काफी लंबा और पूरा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि बिहार में अब दोनों खेमों यानी एनडीए और महागठबंधन में अब तक सीटों का बंटवारा फाइनल नहीं हुआ है।
हालांकि एनडीए में माना जा रहा है कि बीजेपी 17 सीटों पर, जेडीयू 16 सीटों पर, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि एक सीट जीतन राम मांझी की हम पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को मिल सकती है। इस फॉर्मूले से चिराग पासवान तो खुश है, लेकिन चाचा पशुपति पारस बेहद नाराज। इशारों में बीजेपी को अल्टीमेटम तक दे दिया। जब तक विधिवत लिस्ट की घोषणा नहीं होती है तब तक हम लोग उस लिस्ट का इंतजार करेंगे। घोषणा के बाद यदि हमको उचित सम्मान नहीं दिया गया तो हमारी पार्टी और हम लोग स्वतंत्र हैं, हमारा दरवाजा खुला हुआ, कहीं भी जाने के लिए हम फ्री हैं। बिहार में महागठबंधन में भी सीट बंटवारे का पेच अब तक अनसुलझा है। कहा जा रहा है कि आरजेडी और कांग्रेस में सीटों को लेकर असहमति की स्थिति है। कांग्रेस बेगूसराय और कटिहार सीट अपने कोटे में चाहती है, लेकिन आरजेडी इन पर अपना उम्मीदवार चाहती है। फिलहाल चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद दोनों खेमा गठबंधन के फॉर्मूले को जल्द हकीकत का आकार देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उससे पहले एक दूसरे पर वार पलटवार, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी तेज है। ये जो इंडी गठबंधन है, ये स्वार्थों के आधार पे गठबंधन है, परिवारवाद का गठबंधन है और सबके ऊपर लगे आरोपों का गठबंधन है। सूचना दे दिया जाएगा, है ना। अब तो होएगी, अब कितना दिन। आज बॉम्बे में है, राहुल गांधी जी ने खुद फोन करके निमंत्रण दिया था, तो आज हम लोग जा रहे हैं। और लेट नहीं है ये नहीं का महागठबंधन का सीट शेयरिंग हो गया क्या? जब उन लोगों का नहीं हुआ है तो लेट कैसे? हम 40-44 वर्ष से राजनीति में हैं, 13-14 इलेक्शन हम लोग देखा है, लड़े हैं। तो ऐसा होता है कि जब नोटिफिकेशन हो जाता है तो उसके 1-2 दिन के अंदर लोग सीट शेयरिंग की बात कर देते हैं। ये चुनाव की कैसे देखते हैं? तो लड़ेंगे हम लोग सब चुनाव। सर कितनी चैलेंजिंग मानते हैं 2024 का इंडिया? कोई चैलेंजिंग नहीं, बीजेपी बुरी तरह हारेगी। 40 सीटों पर महारण की तैयारी है। दांव पर सियासी साख है, दांव पर आगे का भविष्य भी है, दांव पर नियत और नीतियों की परीक्षा है। जीत की जुगत भरपूर है, नतीजे 4 जून को बेपर्दा हो जाएंगे। आज तक ब्यूरो। सैयद जफर इस्लाम साहब, पहला सवाल आप ही से है, जरा समझाइए, क्योंकि ये नंबर्स तो साफ इशारा कर रहे हैं कि चाहे वो ईबीसी हैं हो, दलित हो, सभी हैं, वो आपकी तरफ 2014 में उतने नहीं थे जब नीतीश बाबू का साथ होने के बाद वो साथ आए, लेकिन अब आपको अपने तमाम साथियों के लिए उसी तरह की पोजीशनिंग करनी पड़ रही है। यानी ये चुनाव 2019 का, जिसमें अभी तक जो भी नंबर्स आ रहे हैं उसमें ऐसा ही है कि बराबर वही 17-16 वाला फॉर्मूला चलेगा, 5-6 उनको, तो ये साफ इशारा कर रहे हैं कि आपकी निर्भरता जेडीयू पर कायम है जितनी 19 में थी, यानी 19 से चले 24 में पहुंचे, लेकिन दरअसल आप 19 में ही हैं। देखिए अंजना जी, ऐसा है कि जब भी आप घटक दल के साथ तालमेल के साथ सरकार में रहते हैं तो उनकी इच्छा के भी ध्यान रखना पड़ता है, और हम तो उस धर्म को निभाने वाली पार्टी हैं। ऐसे में जेडीयू की जो एक्सपेक्टेशन है, जो बाकी दलों की एक्सपेक्टेशन है, हमारे जो सीनियर लीडरशिप है उसको ध्यान रखते हुए उसके हिसाब से ही जो है सीटों का तालमेल बिठाते हुए कोई फैसला लेती है। अब ये फैसला अभी तक तो कोई पब्लिक फैसला है नहीं, ये सब स्पेकुलेशन है, लेकिन जब भी फैसला जो आएगा वो इसी एतबार से आएगा कि सारे दलों का ध्यान रखते हुए, हर समीकरण का ध्यान रखते हुए, जीत जो हमारे 39 सीटें उसको 41 सीटों में कैसे तब्दील करें उसको ध्यान रखते हुए हम जो है ये फैसला लेंगे, और इसी का रिजल्ट आपको आने वाले दिनों में दिखेगा। अभी चलिए सवाल इसको इस तरह से नहीं सोचते कि हम 2019 से 2024 में क्या हुआ है, लेकिन हम इस तरह से सोचते हैं कि हमें जो सरकार में जो लोग हमारे साथ हैं उस सब दलों को साथ लेके चलना है। एनडीए कुंभा जो है बड़ा करना है। इस बार 400 के पार अगर एनडीए कुंभा होना है तो सभी दलों का विश्वास जैसे हमारे साथ है वो बरकरार रहे, और हमको उसी दिशा में सोचते हुए मुझे लगता है कोई ऐसा फैसला आएगा जिसमें सभी लोगों की इच्छा की पूरी होगी और हम 40 की 40 सीट जीतने के जो मंसूबे हैं उसको में कामयाब भी होंगे। सुरेंद्र राजपूत जी, उनको तो पता है कि उनके लिए जीत का फॉर्मूला क्या है और वो हर हाल में उस फॉर्मूले को ढूंढ ही लेते हैं।
A + B + C D जो भी है इज इक्वल टू विक्ट्री, तो वही कर लेंगे फिर से, लेकिन खाली हाथ तो आप रह गए। अंजना जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन एक बात आपने इस पूरे चुनाव के जो विश्लेषण में जो सबसे अच्छी कही है कि 14 में 19 में जो फार्मूले इनके चले थे अब 24 में नहीं चलने वाले, क्योंकि 24 में बिहार ने नौकरी देने वालों को देख लिया है। तेजस्वी यादव की सरकार ने, तेजस्वी यादव ने जो अपने समय पे नौकरियां 4 से 5 लाख दी है ना लोगों को, उसमें लोगों का विश्वास आ गया है कि अगर हम आगे इंडिया गठबंधन को सीट देंगे तो ये हमें नौकरी देंगे, ये हमें विकास देंगे। नंबर 1। नंबर 2, जो एनडीए की जो सबसे बड़ी बात सैयद जफर इस्लाम साहब अपनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, उसमें क्या आ गया है, उसमें एक अविश्वास आ गया है कि जब चाहे ये बिहार को हरियाणा बना देंगे। जैसे हरियाणा में इन्होंने जेजेपी को लात मारी है, उसी तरीके से किसी भी वक्त ये लोग जैसे पशुपति पारस साहब को लात मार रहे हैं, वैसे ही कभी भी ये लोग नीतीश कुमार जी को भी मार सकते हैं अपने लाभ के लिए, और चिराग पासवान साहब को भी मार सकते हैं अपने लाभ के लिए। तो एक अविश्वास की स्थिति एनडीए में है, और हमारे यहां इंडिया ब्लॉक में एक विश्वास की स्थिति है। हम लोग इन 40 सीटों में, आप इस बार भरोसा रखिए कि 19 में जो एनडीए को सीटें मिली थी वही सीटें आज इस बार इंडिया ब्लॉक को मिलेंगी। 39 सीटों के आसपास हमें लगता है कि हम जीतेंगे, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है, क्योंकि जनता में एक भरोसा आया है कि नौकरी देने वाले लोग हैं ये। ठीक है, छोटा सा जवाब जफर साहब। नहीं अंजना जी, ऐसा है कि इनको तो अपने आप में विश्वास होता है, लेकिन जनता के विश्वास का क्या? जनता का विश्वास ही नहीं इनको, जनता का विश्वास प्राप्त है नहीं, खो चुके हैं। भाई जनता का विश्वास चाहिए ना आपको, सीटों में इजाफा उस वक्त होगा जब लोग आप पे विश्वास करेंगे। आप अपने आप को कि मैं तेजस्वी यादव पे विश्वास करता हूं, मैं इसको विश्वास करता हूं, उसको विश्वास करता है। अरे भाई जनता सीटें देती है, जनता सीटें जितवाती है, और जनता का विश्वास आप खो चुके हैं। इसीलिए मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि 39 सीटें आई थी, इस बार हम 40 सीटें, ऐसा मंसूबा है कि 40 सीटें लेके आनी। छोटा सा रिएक्शन, फिर मुझे यहाँ पर मेहमानों से बात करनी है। सिर्फ छोटा सा। जी, मैं बड़ी छोटी सी बात कहता हूं अंजना जी, आपको भी अच्छी लगेगी। कहते हैं कि दुविधा में फंसे लोग और सुविधा में फंसे लोग करते हैं बात जंगल की, गमले में उगे लोग। गमले में उग करके ये लोग सबके सब मिलकर के गठबंधन बना रहे हैं और एक दूसरे के प्रति अविश्वास है। हमारा यहां पर जनता के प्रति विश्वास है, और जनता को हमने विश्वास दिलाया है जफर साहब, नौकरियां दे करके 5 लाख। आप इस चीज को समझिए, हमने जुमलेबाजी नहीं की। ठीक है, सत्यप्रकाश थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए। नौकरियों के नाम पर अडानी के यहाँ पर नहीं बेचा। सत्यप्रकाश, मुझे नहीं मालूम, गमले में उगे लोग कह रहे हैं नीतीश बाबू और मोदी जी। मैं आ रहा हूं, उसी बिंदु पे आ रहा था। मुझे नहीं मालूम ये कौन सा काजू पिस्ता बादाम खाकर इतने आत्मविश्वास से भरे हैं। आपका नेता अमेठी तो लौटता नहीं, और गमले में उगे लोग दूसरों को आप बता रहे हैं। गमले में पेड़ पौधे आपने जरूर छोटे छोटे लगाए और कोशिश की अखिलेश से कुछ सीट ले ले। 8 सीट देने को आरजेडी तैयार नहीं है आपके पास। आइए नौकरी पर बात करते हैं। वो 5 लाख नौकरी नीतीश कुमार जी ने नहीं दिया क्या? क्या जनता का विश्वास नीतीश कुमार जी के प्रति नहीं है? पिछली बार जो 2 पार्टियां आपके साथ थी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और हम पार्टी, वो दोनों पार्टी 4 और 2% वोट ले गई, वो आज एनडीए के साथ है। तो एनडीए की सोशल इंजीनियरिंग और विकास की जो इंजीनियरिंग है, वो जो दोनों मिली है, तो 40 सीटें हमारे खाते में जब आएंगी तब फिर आपको मैं काजू पिस्ता बादाम खिलाऊंगा, और इसी आत्मविश्वास से आप बोलते रहिएगा। इनको खिलाएंगे कि नहीं? हाँ, खिलाएंगे, इनको खिलाएंगे। इनका आत्मविश्वास थोड़ा और बढ़े, क्योंकि सुरेंद्र गुप्ता जी प्रवक्ता बड़े अच्छे हैं, अपनी पार्टी को कोशिश कर रहे हैं बचाने के लिए, लेकिन जमीन खिसकी हुई गुप्ता जी। प्रोफेसर साहब की बात कर रहे हैं। पहले आप लोग साथी बन के आते थे ना डिबेट में, इनको देंगे कि नहीं काजू बादाम? इनको उपहार स्वरूप जरूर देंगे। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा जरूर है, प्रतिद्वंदिता है, लेकिन व्यक्तिगत सामंजस्यता हमेशा रही। इन्होंने हमारे साथ सरकार चले, इनको तो बार बार हमारे नेता की तारीफ करनी चाहिए। इनको नेता हमारे सबको पसंद है, तो इनको भी तारीफ करनी चाहिए। तो बिहार की जो जनता है
वो ये देख रही है कि नीतीश कुमार जी ने जो विकास का दर हमेशा देश में सर्वाधिक रखा, महिलाओं के लिए सर्वाधिक काम करने वाला इस पूरे भारत में कोई मुख्यमंत्री है तो वो नीतीश कुमार है। तो उनके प्रति आधी आबादी का वोट तो पूरा का पूरा हमारे साथ है। खास करके सीएसडीएस के सर्वे में नहीं आता कि महिलाओं का वोट किधर जा रहा है। जाति धर्म से परे उठकर महिलाओं का वोट आखिर किस पार्टी को बिहार में जा रहा है? आपको मिलेगा कि महिलाओं का सबसे ज्यादा वोट एनडीए को जा रहा है। और महिला आरक्षण विधेयक पास होने के बाद पूरी की पूरी बिहार की महिलाएं नहीं, देश की महिलाएं इस बार एनडीए सरकार के पक्ष में वोट करेंगी। नवल जी, अच्छा ठीक है, छोटा सा जवाब, उसके बाद आप ही के साथी हैं, कोई बात, सी ट्वीट आप लोग फरियाते रहिएगा, यहाँ पे देख लीजिए टाइम। हाँ, छोटा सा जवाब सुरेंद्र जी। हाँ, आप इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही जो जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता भाई हैं, कल तक तो हमारे ही साथ थे, कल फिर हमारे साथ आ जाएंगे। हम आपसे बड़ी छोटी सी बात कहना चाह रहे हैं कि महिलाओं के प्रति जो इस समय कांग्रेस का घोषणा पत्र है, युवाओं के प्रति जो इस वक्त कांग्रेस का घोषणा, हर महिला को 1 लाख रुपए देने की हम गारंटी देते हैं, हर युवा को अप्रेंटिसशिप के नाम पर 1 लाख रुपए देने की हम लोग गारंटी देते हैं। इस बार नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी के जितने सम्मानित लोग हैं आपस में नूरा कुश्ती लड़ेंगे। जेजेपी आपकी नीतीश कुमार जी को बना देंगे, जनता दल यूनाइटेड को बना देंगे। भारतीय जनता पार्टी वाले याद रखिएगा, और उसके बाद आप कहेंगे कि इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहां गिरा, सुरेंद्र कोई वहां जी गिरा, कहीं का नहीं रखेंगे। ऐतिहासिक आप भाजपा है, आप राजनीति के बहुत पुराने धुरंधर हैं, ये बहुत ऐतिहासिक है, वो तो हर बार ऐतिहासिक होता है, मजबूत रहा है हमेशा, और वोट प्रतिशत भी इसके पक्ष में हमेशा आरजेडी के खिलाफ बिहार में हमारा मन नहीं लग रहा था। 2 गठबंधन सामने आया, आरजेडी का सीट हमेशा कम रहा। आपको मैं याद दिला दूं, 2009 के चुनाव में भी 33 सीटें एनडीए जीती थी, वहां बिहार में परफॉर्मेंस अच्छा रहा था, बाकी जगह खराब रहा। अरे रुकिए, अरे सुरेंद्र जी, मैं आपको कह रही हूँ, जब इनके दिल के टुकड़े होंगे ना तो यहाँ वहां नहीं गिरेंगे, आप ही की झोली में गिरेंगे, और आप लोग फिर कबूल कर लेंगे। आप कहिए तो मैं आपको बता दूं। बिल्कुल, है ना, देखिए देखिए, नहीं, हम आपको जिम्मेवारी से कहते हैं, किसी दुष्यंत चौटाला को नहीं लेंगे, किसी दुष्यंत चौटाला को नहीं लेंगे, जिम्मेवारी नहीं। प्रोफेसर साहब आपसे अग्री नहीं करेंगे, लेकिन प्रोफेसर नवल किशोर, क्या ये चुनाव दर चुनाव अभी साबित नहीं हुआ है? नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता जब लोकसभा चुनाव आते हैं तो सिर चढ़कर जनता के बोलती है, और इसीलिए 39% वोट आया। ये जरूर है कि हमने कास्ट वाइज सबका ब्रेकअप दिया और 14 से लेकर 19 में उनको गेन हुआ, लेकिन विनिंग फॉर्मूला उन्होंने खोज निकाला है, और तेजस्वी यादव के लिए लोकसभा चुनाव में जनता की नजरों में जगह नहीं दिखाई देती है। देखिए अंजना जी, 2 बात है। पहली बात तो बहुत महत्वपूर्ण है कि 2019 का चुनाव और 24 में एक फर्क है। उस समय 19 को आप कह रहे हैं कि समीकरण के आधार पर जीत हुई है, तो ये बात सही नहीं है। समीकरण के साथ साथ राष्ट्रवाद का उसमें तर्का भी था, जो कि पूरा देश जानता है कि पुलवामा के बाद किस तरह से ध्रुवीकरण हुआ, पहली बात। दूसरी बात यह है कि 2019 से 24 के बीच में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। नीतीश कुमार जी बाहर आते हैं अगस्त 2022 में और कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने छोटे साथियों को कमतर करने का निरंतर प्रयास करते रहती है। उस समय नीतीश कुमार के साथ हुआ था और आज पशुपतिनाथ पारस के साथ हुआ है, ये पूरा देश जानता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके आने के साथ सही बोले हमारे मित्र कि हमने नीतीश कुमार जी को तारीफ करने लायक भी बनाया चाचा को। आपने देखा होगा 1 सप्ताह के अंदर जो नौकरी वो देने के लिए सवाल पूछते थे कि पैसा कहां से आएगा, तेजस्वी यादव ने 9 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में ऐसा माहौल तैयार किया, उनको समझाया ताकि वो बोल पाए कि 10 लाख नौकरी नहीं 10 लाख और रोजगार देंगे। 20 लाख की बात कही, और वास्तव में 17 महीने में वो संभव हुआ। और पिछले 2 दशक में जो 17 साल में भारतीय जनता पार्टी जदयू मिलकर नहीं कर पाई, वो 17 महीने में दिखा। और इसका ये जफर इस्लाम भाई पूछ रहे थे कि जन विश्वास कहाँ है, क्या आपने देखा नहीं कि जन विश्वास यात्रा में लोग जिलावार 2-2 बजे रात तक इंतजार कर रहे थे तेजस्वी यादव का, और जन विश्वास रैली का भी झलक आपने देखा नहीं क्या? ये सब चीज हुआ है, और इसके 3 महत्वपूर्ण कारण और है। पहला कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर जब नीतीश कुमार आए तो जातीय गणना पे एक विचार बना, और वो तमाम तरह के विचार बनने के बाद आपने देखा होगा कि जो गणना हुआ वो गणने के आधार पे आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी भी तय हुई। और यह सच जो पूरे बिहार ने दिखाया वो एक मॉडल के रूप में पूरा देश देख रहा है। और राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने बोला कि ये राष्ट्रीय स्तर पे होगा, अगर हम आएंगे तो महागठबंधन की सरकार या इंडिया की सरकार आएगी तो ये करके देगा। पीएम का भी निर्णय होगा।
पीएम का भी निर्णय होगा और वो निर्णय सब मिलजुल कर करेंगे। कई बार बोल चुके हैं और कई इलेक्शन है जो कि दिखाया है, 77 हो, 89 हो, 2004 हो, जिसमें कोई पीएम का चेहरा नहीं था, लेकिन उस समय रूलिंग पार्टी को उन्होंने हराया। ये बात इस बार भी होने जा रहा है, आप देखिएगा। अगर लास्ट पॉइंट, जो बिहार की जनता तेजस्वी यादव के कार्य पे भरोसा कर रही है, आप ये कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ विधानसभा में देगा और लोकसभा में नहीं देगा? इतना बांट कर लोकप्रियता नहीं होती है। और इस बार लोकप्रियता में गिरावट नीतीश कुमार की आई है, जो कि पूरा देश देख रहा है। चलिए ठीक है, संजय सराफ साहब, आपने दिल पे कितना बड़ा पत्थर रखा है? क्योंकि पशुपति पारस जी का तो लगता है कि पूरी तरह से मतलब टिकट नहीं मिलना बहुत बड़ा संदेश है कि उनसे रिश्ता तोड़ लिया गया है। नहीं, रिश्ता कहां पर तोड़ लिया गया? अगर रिश्ता तोड़ा होता तो वो आज भी कैबिनेट में है, आज भी हमारे 4 मेंबर पार्लियामेंट अभी हमारे साथ ही है, कहीं पर कोई गया नहीं है। और चिराग जी का जो स्टेटमेंट है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, हम उसमें कहीं पर कोई बात नहीं। अच्छा, क्या ऑफर है उनको पशुपति पारस को? बताया जा रहा है कि बात चल रही है, बात चल रही है, अभी बात चल रही है, भाजपा से बात चल रही है। कहीं पर हमें नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। माननीय प्रधानमंत्री जी या होम मिनिस्टर साहब के माध्यम से ऑलरेडी हमारे पास 4 मेंबर पार्लियामेंट है, 6 में से 2 चिराग जी के पास है। तो आई होप डिसीजन विल बी प्रॉपरली, वो प्रॉपर डिसीजन होगा। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हम लोगों को पत्थर रखने की जरूरत है या पत्थर फेंकने की जरूरत है। हम लोग भी पार्ट एंड पार्सल है एनडीए के, और एनडीए घटक दल में ही रहेंगे और एनडीए के साथ ही रहेंगे और साथ में बैठेंगे, कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, संजय जी चाय में डिप कर रहे हैं इस वक्त, रंग गाढ़ा आए चाय में इसलिए, लेकिन मुझे बताइए कि रंग गाढ़ा बिहार में एनडीए की जीत का 2019 में क्या था और कैसे आप उसको 24 में प्ले आउट होते हुए देखते हैं? एक चीज, क्या ये जो जातीय समीकरण एक बार दिखा दीजिए, 14 से 19 आते आते जब साथ में वो लड़े नीतीश कुमार के, तो बहुत फर्क पड़ा। हर जाति में आप देख रहे हैं, ईबीसी हो, ओबीसी हो, सब जितने भी दलित हैं सब में बहुत इजाफा हुआ। वो फैक्टर था। ये कह रहे हैं राष्ट्रवाद की वजह से जीते, या मोदी की लोकप्रियता बिहार में लोकसभा चुनाव में सिर चढ़कर? अंजना जी, मुझे लगता है तीनों फैक्टर थे। 14 और 19 के नतीजों में बहुत फर्क था, और 2019 के नतीजे हमने देखे कि एनडीए ने कितनी बड़ी जीत हासिल की थी। इसमें प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता, कास्ट इक्वेशन या कास्ट कॉम्बिनेशन कहें वो, और राष्ट्रवाद की भी भावना थी। तो तीनों फैक्टर ने मिलकर एनडीए को इतनी बड़ी जीत दिलाई। वो एक टेम्पलेट बना एनडीए की जीत के लिए बिहार में। 2024 के चुनाव के 2 महीने पहले, अब आज से 2 महीने पहले ऐसा लग रहा था कि ये टेम्पलेट शायद एनडीए के लिए काम नहीं कर रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार उनके साथ नहीं थे और 1-2 छोटी पार्टियां भी और नहीं थी। लेकिन बीजेपी को इस बात का आभास था कि अगर ये टेम्पलेट लेके वो बिहार की राजनीति में नहीं जाएंगे 2024 के चुनाव में, तो बिहार में चैलेंज उनके लिए हो सकता है। नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी तो बरकरार रहेगी, नेशनलिज्म, हिंदुत्व तो बरकरार रहेगा, लेकिन एक चीज मिसिंग होगा, और वो एक बहुत ही अहम चीज है, और वो अहम भूमिका होती है कास्ट इक्वेशन की। तो जो इलेक्टोरल अरिथमेटिक जिसकी हम बात करते हैं वो मिसिंग था। लेकिन पिछले 2 महीने में जो घटनाक्रम चला है बिहार की राजनीति में, नीतीश कुमार ने पाला बदला, इंडिया को छोड़कर वो एनडीए में आए, और अब लगभग वही टेम्पलेट है एनडीए के पास जो उनके पास 2019 में था। तो जो आपका सवाल है कि 24 को हम कैसे देखते हैं, मुझे लगता है लगभग उसका रिपीटेशन होता हुआ मुझे दिखाई पड़ता है जो 2019 में हुआ। अब सवाल यह है, क्या एनडीए ऊपर जा सकती है 2019 की तुलना में? ऊपर जाने की गुंजाइश नहीं है। आपने 40 में 39 जीत चुके हैं। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि ऊपर जाने की तो कोई गुंजाइश नहीं है। क्या गिरावट आ सकती है? गिरावट आने की गुंजाइश है। तो क्या गिरावट बहुत आ सकती है? 8-10 सीटें लूज कर सकती है एनडीए? उतना होता हुआ मुझे दिखाई नहीं पड़ता। मुझे लगता है मामूली गिरावट हो सकती है। 2-4 सीटें आरजेडी गठबंधन, जो इंडिया गठबंधन है, वो कहीं 1-2 सीटें जीत सकती हैं। लेकिन लगभग 2019 का टेम्पलेट 2024 में लागू किया जा रहा है या अप्लाई किया जा रहा है, और नतीजे लगभग वैसे ही आने की पूरी गुंजाइश। अन्य छोटी पार्टियों पर 2 छोटे-छोटे सवाल संजय जी आपसे और हैं। ओवैसी फैक्टर विधानसभा में हमने देखा, जो उन्होंने खास तौर पर कैंडिडेट्स चुने, वो उससे लग रहा था वो जीतेंगे, जीते बाद में हालांकि इन्होंने डाका डाल दिया। लेकिन ओवैसी फैक्टर, और दूसरा पशुपति पारस की जगह चिराग पासवान पर दांव लगाना, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ओवैसी फैक्टर की जहां तक बात है, 2000 जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो हमने देखे उनके 6-7 एमएलए चुनाव जीत के आए थे। लेकिन अगर आप देखेंगे इन जिन सीटों में उनकी जीत हुई, इसके अलावा अलग सीटों पर जहां उनके उम्मीदवार थे उनको वोट नहीं मिले थे। तो मुझे लगता है एक ओवर स्टेटमेंट था कि एआईएमआईएम के लिए जबरदस्त समर्थन था बिहार के विधानसभा चुनाव में, उनके लिए समर्थन कम, लेकिन मुझे लगता है उन कैंडिडेट के लिए समर्थन ज्यादा था। वो विधानसभा के चुनाव थे
2024 का लोकसभा का चुनाव है और हम जानते हैं लोकसभा के चुनाव में छोटी पार्टियां ज्यादा मार्जिनलाइज हो जाती हैं, तो बड़ा फैक्टर नहीं है। वोट कटवा का रोल जरूर प्ले कर सकते हैं कुछ कंस्टिट्यूएंसीज में और उसका नुकसान आरजेडी प्लस को होने की संभावना पूरी है। जहां तक पशुपतिनाथ पारस के जगह में चिराग पासवान के साथ जाने का, मुझे लगता है यंग वोटरों को साधने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ तेजस्वी के लिए अट्रैक्शन है, एक काउंटर नैरेटिव तैयार करने की कोशिश की गई है, एक काउंटर फोर्स खड़े करने की कोशिश की गई है। इसी के लिए मुझे लगता है पशुपतिनाथ पारस के जगह पे बीजेपी ने चिराग पासवान के साथ दांव लगाया है। क्यों किया ऐसा सैयद जफर इस्लाम साहब? पहले कभी इसके साथ कभी उसके साथ क्या चल रहा है? अभी तो कोई ऐसी जानकारी है नहीं, ये तो अभी वो कह रहे हैं। आपने सुना सराफ भाई ने क्या बोला? अभी चर्चा चल रही है, इसके बारे में कोई इस तरह की टीका टिप्पणी मैं नहीं करूंगा। ये तो लीडरशिप का कॉल है, कौन सा डिसीजन, कैसे समीकरण बनता है और किस समीकरण में हमें 40 सीटें मिलेंगी, ये कॉल तो लीडरशिप का है। लेकिन मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि जो लोग भी ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का अलायंस जो है वो उसको हम वहां डेंट कर सकते हैं, जैसे अभी नवल किशोर जी को सुन रहे थे, वो ऐसा लगता है कि दिन में सपना देखने वाली बात है। जो संजय जी कह रहे थे, जो सीएसडीएस के, वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि जो टेम्पलेट है बिल्कुल टेम्पलेट ऐसे ही है जैसे 2019 में, और मजबूती के साथ हम टेम्पलेट, इस बार का टेम्पलेट है। और इसीलिए हम जब सोचते हैं कि हमारे जो मंसूबे हैं या जो हमारा प्लानिंग है, जो स्ट्रेटेजी है, उसमें हम 40 सीटें कैसे पाए, तो वो स्ट्रेटेजी हमें साफ दिख रही है, काम करती हुई दिख रही है। और वो जो टेम्पलेट चाहिए 40 सीटों के लिए वो बनता हुआ दिख रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि इस वक्त चाहे पारस जी हैं चाहे चिराग जी के बारे में मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा जब तक कि औपचारिक रूप से कोई पार्टी की तरफ से इस पर कोई सूचना ना आए। ये महज स्पेकुलेशन मीडिया का है कि ये है वो नहीं है। मुझे लगता है कि चिराग जी अपने पिता के वारिस है और इस पार्टी के नेता भी है। वारिस तो तब भी थे ना जब पशुपति पारस के साथ आप लोगों ने डील कर ली थी। वारिस तो तब भी थे, लेकिन मैं लौट रही हूँ, छोटा छोटा कमेंट मुझे लेना है, 1 सेकंड। 11 सीटों पर ओवैसी साहब अपने उम्मीदवार उतारे हैं। पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, ये तमाम मुस्लिम, मतलब एक मैसिव मुस्लिम पॉपुलेशन है, और उन्होंने विधानसभा चुनाव में 6-7 सीटें ली थी। बाद में आपने अपनी तरफ कर लिया उन विधायकों को, कोई अलग बात है। लेकिन आप बताइए कि इसका क्या अर्थ है? क्या वो एक आपके लिए परसीव थ्रेट नहीं है? इन जगहों वोट तो काटेंगे ही ना, और फायदा बीजेपी को होगा। नहीं, देखिए, पिछले बार भी जो उनको मौका मिला था 5 सीट जीतने का, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया जिसका मैं चाहता हूं कि इसको रिवाइज करना चाहिए। हमने उनके विधायकों पे डाका नहीं डाला। अगर उसको डाका कहते हैं तो यहाँ रोज जिलावार, राज्यवार डाके डाले जा रहे हैं, और वो डकैती बहुत बड़ा है। यहाँ पे तो वो लोग आए जो हमारे पहले से कार्यकर्ता थे, चूंकि सीट नहीं मिला उनको, इसलिए वो चले गए थे वहां पर। तो ये जीत का जो था वो एकदम स्थानीय कारण था, और वो अपने घर में आए। हम कोई सरकार में नहीं थे कि उनको हम किसी तरह से प्रभावित करके अपने पास ला सकते थे। दूसरी बात महत्वपूर्ण है कि देखिए, लोकसभा का चुनाव है और इसमें संभावनाएं सब लोग देख रहे हैं। आप दृश्य भी देख सकते हैं कि किस तरह से लोग तेजस्वी यादव को अपना नेता मान रहे हैं हर मुद्दे पे, और ये 2020 के विधानसभा चुनाव में भी दिखा था। देश के 2 महत्वपूर्ण लोग, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देश के चर्चित नेता नरेंद्र मोदी जी उनके सामने थे, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में आरजेडी सिर्फ मुद्दों के आधार पर आई, पढ़ाई, कमाई, सिंचाई, दवाई और कार्रवाई के आधार पर। तो अभी भी जो लोग वहां देख रहे हैं, छोटे छोटे कमेंट। सुरेन जी, बिहार में तेजस्वी भरोसे ही हैं आप लोग बाय एंड लार्ज? नीतीश जी की मैं आपसे एक छोटी सी नहीं है, बिल्कुल है, बिहार में है। हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि राहुल जी और तेजस्वी के भरोसे हैं। नीतीश कुमार जी की बात पर अंजना जी एक बात याद आ जाती है ना, कहते हैं ना कि कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी इसके दर, कभी दर बदर, कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी इसके दर, कभी दर बदर। ए गमे राजनीति तेरा शुक्रिया, मैं कहां कहां से गुजर गया। आप 2019 और 2024 में नीतीश कुमार जी के जो लोग भी भरोसे चुनाव लड़ेंगे, उन्हें अर्श पर नहीं जाना है, वो फर्श पर रहेंगे। इसलिए फर्श पर रहेंगे। एक छोटा सा जवाब इसका सत्य जी, वो कह रहे हैं कहीं ऐसा ना कि जनता उनको सजा दे और इस वजह से एनडीए को पूरा भुगतना। ऐसा बिल्कुल नहीं है अंजना जी। जो टेम्पलेट संजय जी बता रहे हैं कि 1 सीट का वो नुकसान थोड़ा बहुत दिखा रहे हैं, मैं चुनौती देता हूं, दावे से कहता हूं कि किशनगंज की जो सीट कांग्रेस ने पिछली बार जीती थी, वो इस बार एनडीए के खाते में आएगा। बाकी जो 39 सीटें हैं वो रिपीट होगा, क्योंकि ना उनके पास नेता है, ना नीति है, ना ऐसा कोई काम
काम किया। ये कह रहे हैं ना नौकरी, अरे नीतीश कुमार की वो विजन थी कि उन्होंने नौकरी देने को योजना को सफल बनाया बिहार में। 11.3% का विकास दर कोई तेजस्वी यादव ने नहीं दिया बिहार को पिछले 5 सालों से। सर्वाधिक विकास दर वाला प्रदेश है, कहीं सोए नहीं है साहब। 50% महिला को आरक्षण, 33% महिलाओं को आरक्षण शिक्षा में और नौकरी में कोई तेजस्वी जी ने नहीं दिया बिहार में। आपकी जो भीड़ है वो हुड़दंगे की जरूर भीड़ है, लेकिन जो बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नंबर्स क्या कह रहे हैं ये दर्शक समझेंगे। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।